What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडलर फैमिली. जिस तरीके से चींटियां एक कतार में चलती रहती हैं जब तक कि उनका काम कंप्लीट नहीं हो जाता है या उनको खाना इकट्ठा करना होता है, पर लेकिन वो अपने एक पैटर्न में चलती है और फिर उस पैटर्न में ही वापसी आ जाती हैं. आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे जो चींटी का कतार होती है उस कतार में कुछ चींटियां जाती रहती है और कुछ चींटियां आती रहती हैं. तो इसी तरीके से आप लोगों को भी लाइफ में अपना एक पैटर्न बनाना पड़ेगा अगर आप लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं. तो किस टाइम उठना है, कैसे सोना है, कब खाना है, कब क्या करना है, सब कुछ आप लोगों का क्लियर होना चाहिए माइंड में और उसी को फॉलो कर कर आप लोगों को चलना है. और इसी को तरीके से आप लोगों को इसमें रिवीजन का पार्ट भी आप लोगों को इंक्लूड करना है शानदार तरीके से, तभी जाकर लाइफ में आप लोग सक्सेस के पास पहुंच पाएंगे. तो काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज की इस एमसीक्यू वीडियो में. डिटेल में सब कुछ आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा. तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सबसे पहले है ये एक भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो कि आप लोगों से पूछा था. ये कुर्ग ऑरेंज. कुर्ग ऑरेंज यहाँ पर कर्नाटका में पाया जाता है और कर्नाटका में खासकर जो स्पेशल है यह कदागु रीजन. कदागु रीजन में कर्नाटका में पाया जाता है. और इसी के साथ में मैंने आप लोगों से पूछा था कि एक और नाम इसको पुकारा जाता है, वो नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए. तो वो है कुर्ग मंदारिन यानी कि कुर्ग ऑरेंज के साथ में कुर्ग मंदारिन भी इसको पुकारा जाता है. ये एक एग्रीकल्चर टाइप है और 2006 में इसको जीआई का टैग दिया गया था. हालांकि डेट वगैरह कोई रेयरली पूछेगा. अगर रिसेंटली अभी 2018 में या फिर 19 में ये किसी को जीआई का टैग दिया गया तो ही डेट आप लोगों से पूछी जाती है. आज का जो आप लोगों का जीआई का टैग है ये है यहाँ पर रानी सिल्क. इसके बारे में जाकर आप लोग देखिएगा क्या पर्टिकुलर किस तरीके का ये दिखता है, किस राज्य में जीआई का टैग दिया गया है और किस टाइप का ये जीआई के टैग की कैटेगरी में आता है. आइए आगे बढ़ते हैं. आगे है आप लोगों के सामने ये एक वार्म अप क्विज जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है. इसके बाद में फिर हम लोग डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक लेंथी क्वेश्चन होंगे. सबसे पहले है यहाँ पर ओनम शिफ्ट कल्टीवेशन के बारे में. ये आप लोगों को बताना है किस पर्टिकुलर रीजन में ये यहाँ पर कल्टीवेशन का जो ये मीडियम है ये यहाँ पर जो यूज किया जाता है. नेक्स्ट है यहाँ पर झूम शिफ्टिंग कल्टीवेशन. और ये सारे जो भी आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्विज है ये सारे पास्ट में किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं. तो क्वेश्चन पेपर से उठाया गया है. तो स्टेटमेंट भी बन सकती है आने वाले टाइम में या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आगे बात की जा रही है यहाँ पर वेव जनरेटेड बाय अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के द्वारा जो वेव जनरेटेड की जाती है, वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड जो ये लगभग 15 मीटर या फिर मोर हाइट जो डेवेस्टेटिंग जो यहाँ पर कंडीशन बन जाती है. यानी कि मान लीजिए अर्थक्वेक आया या फिर कोई दूसरी कंडीशन बन गई तो वाटर की जो एक लहर चलती है लगभग 15 से 20 मीटर ऊंची, उसको किस नाम से आप लोग पुकारते हैं. ऐसी स्टेटमेंट देखने को मिलती है एक एग्जाम में. वर्ल्ड बिगेस्ट सुनामी जो लार्जेस्ट रिकॉर्डेड सुनामी है लगभग ये है 1772 फीट. यानी कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर से भी ऊंची हो गई लगभग. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है. सॉरी, फीट में है ये, मीटर में नहीं है, मुझे मीटर लगा. तो यहाँ पर फीट की बात की जा रही है तो लगभग आधा किलोमीटर, ये भी कोई कम नहीं है अगर आप लोग इसको काउंट करेंगे तो समझ रहे हैं कि इतनी बड़ी जो यहाँ पर पानी की जो एक तरीके से लहर चली ये वर्ल्ड में कहां पर चली, इसके बारे में आप लोगों को बताना है. नाथुला पास यहाँ पर जो कि एक माउंटेन पास है तो हमारी कंट्री के साथ में किस कंट्री को जोड़ता है, ये सिक्किम रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता है. नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप जिसको मस्त बोला गया है. ये हमारी कंट्री में कहां पर सिचुएटेड है, जो कि एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है. तो हमारी कंट्री में किस पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड है ये आप लोगों को बताना है. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कोरल रीफ. तो जो कोरल रीफ होते हैं उनके बारे में बात की जा रही है. इससे रिलेटेड अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देखने को मिली 2018 में. ये कहां पर हुई, पहला क्वेश्चन. दूसरा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेटस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द कोरल ये रीफ है, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई 2018 की. दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोरल रीफ आज के डेट में काफी प्रॉब्लम है. जब से CO2 की मात्रा यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तब से लेकर ये काफी न्यूज में रहते हैं. 15th एडिशन इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल जिसको यहाँ पर उद्भव उत्सव बुला जा रहा है, ये कहां पर देखने को मिला. अब आप लोगों को आंसर बताए जाएंगे तो आंसर मैच करने के बाद में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ओनम शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ये केरला में यहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है यानी कि एक जगह से यहाँ पर खेती की जाती है पहले पर्टिकुलर एरिया में, फिर वहां पर जब उपजाऊ जमीन नहीं रहती है तो दूसरे एरिया में जाकर खेती को करना स्टार्ट कर दिया जाता है. इसी को झूम कल्टीवेशन बोला जाता है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में खासकर हिमालयन जो रीजन है यहाँ पर. ठीक है, झूम झूम कर खेती करना. एक जगह खत्म हो गई यहाँ पर उर्वरक शक्ति मिट्टी की, दूसरी जगह पहुंच गए, फिर वहां खत्म हो गई तो तीसरी जगह पहुंच गए, ऐसे इसको बोला जाता है. सुनामी बोलते हैं जब पानी की बहुत बड़ी एक लहर चलती है और वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो यहाँ पर लहर देखने को मिली थी ये अलास्का वाले रीजन में, यह है लुटिया बे. एक बार आप लोग मैप में निहार लीजिए ताकि आप लोग इसको कनेक्ट कर सकें. अगर अपनी कंट्री के कंपेयर में देखेंगे ये हो गया हमारा प्यारा भारत. यहां से अगर आप लोग आएंगे तो इधर आप लोग इसको देखते हैं अलास्का वाले रीजन में. थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं तो ये है यहाँ पर अलास्का वाला रीजन. अब इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं
तो ये है यहाँ पर जिसमें वर्ल्ड की सबसे ऊंची, लगभग यहाँ पर आधा किलोमीटर ऊंची ये पानी की लहर उठी, जो कि अब तक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मानी जाती है। नथुला पास है यहाँ पर माउंटेन, एक तरीके से कनेक्टिंग रीजन है यहाँ पर, ये सिक्किम और चाइना के बीच में, जो कि काफी न्यूज में भी रहता है इंडिया और चाइना के रिलेशन की वजह से। ये यहाँ पर मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जिसको आप लोग मस्त बोलते हैं, ये उदयपुर जो कि राजस्थान में है, वहां पर इसको सिचुएटेड किया गया है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये अभी लक्षद्वीप में देखने को मिली, जो कि कोरल रीफ के प्रोटेक्शन की बात करते हैं, और ये हमारी कंट्री के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई 2018 में। इसी के साथ में यहाँ पर उद्भव उत्सव 2018 का, जो कि एक इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल है, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में देखने को मिला। आइए अब नजर डालते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर जो कि डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन बात की जा रही है, यहाँ पर स्टेटमेंट देखिए आराम से, और उसके बाद में आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इंडिया प्लान कर रहा है यहाँ पर ये सेंड करने के लिए 3 ह्यूमन, यानी कि इंसानों को स्पेस में भेजने की बात कर रहा है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, जिसको LEO बोलते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 1500, 2000 या फिर जब एक रेंज रहती है यहाँ पर, ठीक है, लगभग 300-400 से लेकर 2000 तक का ये रेंज आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसमें 2021 तक यहाँ पर ये मिशन जिसको रखा गया है गगनयान का नाम। तो क्या सही है ये? दूसरी स्टेटमेंट है इसरो और जो यहाँ पर ये है रोसकोसमोस, जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है, ये मिलकर काम करने वाले हैं, जो कि गगनयान मिशन है इसके ऊपर। तीसरी स्टेटमेंट है इंडिया थर्ड नेशन ऐसा होगा USA और चाइना के बाद में, जो कि ह्यूमन को स्पेस फ्लाइट के थ्रू स्पेस में भेजने की बात कर रहा है, और इस इंडिया और रशिया यहाँ पर मिलकर काम कर ही रहे हैं। तो ये आप लोग आइडिया रखिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है, तो कौन सी है करेक्ट स्टेटमेंट? ए है 1 और 2, बी है ओनली 1, सी है ओनली 2, और डी है 1, 2 एंड 3। तो आंसर है इसका सी, यानी कि ओनली 2। यहां पर जो बोला गया है 2021 नहीं है, ये 2022 है, और काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री की 75वीं एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस की। ये इसरो और यहां पर रोसकोसमोस, ये दोनों मिलकर काम करने वाली है, यानी कि हमारी कंट्री की इसरो और रशिया की ये रोसकोसमोस मिलकर काम करेंगे फर्स्ट मैन स्पेस मिशन में। तीसरा बोला गया है यहां पर हमारी कंट्री थर्ड कंट्री है, नहीं, हमारी कंट्री फोर्थ कंट्री है, रशिया ऑलरेडी इस तरीके मिशन भेज चुकी है, तो हमारी कंट्री फोर्थ कंट्री होगी USA, चाइना और रशिया के बाद में। थोड़ा सा और डिटेल में नजर डालते हैं। तो यहाँ पर रोसकोसमोस के बारे में हम लोगों ने अभी जाना, तो रोसकोसमोस स्टेट कॉर्पोरेशन ऑफ स्पेस एक्टिविटी, ये यहाँ पर रशिया की एजेंसी है, जो कि गगनयान में काम करने वाली है, और यहाँ पर फर्स्ट मैन मिशन है ये हमारी कंट्री का। USA, रशिया और चाइना ऑलरेडी इस तरह की एक्टिविटी कर चुके हैं, और हम अभी यहाँ पर करने जा रहे हैं 2022 में 75वीं एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस की। इसी के साथ में 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की अगर आप लोग रेंज देखेंगे, इसको लो अर्थ ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है यहाँ पर, ये लगभग 35,000 के किलोमीटर के लगभग आप लोगों को देखने को मिलता है, या फिर मोटे मोटे तौर पर 36,000 किलोमीटर भी इसको बोल देते हैं, तो ये भी याद रखिए। स्पीड जो होती है यहाँ पर, ये इसकी 24 आवर जिस तरीके से पृथ्वी पर होता है, इसीलिए जब भी आप लोग इसको देखेंगे अगर, तो ये आप लोग, हालांकि आंखों से दिखाई नहीं देता है नॉर्मली, ये आप लोगों को स्टेबल दिखाई देगा, इसलिए यहाँ पर ये एक्टिविटी इसको जियो सिंक्रोनस, यानी कि उसी के साथ में सिंक्रोनस वे में ये घूम रहा है। और जो यहाँ पर ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में होता है, ये यहाँ पर फास्टर देन अर्थ घूमता है। ये अर्थ की जो स्पीड होती है वो कम होती है, ये ज्यादा स्पीड में घूमता है, ये अंदर जो है, ठीक है, जो शक्तिमान टाइप का जो लोकेशन यहाँ पर ये बनता है, शक्तिमान का ऐसे नहीं दिखता आप लोगों को, जो चक्र उसका बनता था शक्तिमान का काइंड ऑफ करके, ऐसे करके बनता था, कुछ ऐसा करके, ठीक है। चलिए जो भी है आगे चलते हैं। ओके, तो आंसर हो गया आप लोगों का यहाँ पर, ये हुआ आंसर इसका सी, ठीक है। आगे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये बात की जा रही है एक कमेटी के बारे में। तो पूछा गया है ये कमेटी किससे रिलेटेड है। कमेटी का नाम है यहाँ पर YM दियोस्थली। तो ये कमेटी किससे रिलेटेड है? पहला बोला गया डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, दूसरा बोला गया पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जा रही है, और इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो कि काफी अभी न्यूज में है, तो किससे रिलेटेड था। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये कमेटी बनाई गई थी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए नजर डालते हैं आंसर के ऊपर। तो ये जो बनाई गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, ये पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री यानी कि PCR जिसको बोला गया है। ये यहाँ पर YM दियोस्थली थे जो कि यहाँ पर इसको चेयर कर रहे थे। इसको सजेस्ट ये देना था कि जो भी यहाँ पर हम लोग लोन देते हैं, जिस इंसान के पास में लोन जाता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री पूरी होनी चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में अगर लोन देना है तो हम लोग को पता रहे कि क्या सही इंसान है उसको लोन जा रहा है, या फिर ये इंसान पास्ट में कोई उल्टी सीधी हरकतें कर चुका है, इसको अभी लोन देना सही नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ताकि जो भी यहाँ पर लोन जा रहा है यहाँ पर बैंक को, आगे चल के वो NPA न बने, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स न बने, इसको चेक करने के लिए यहाँ पर ये YM दियोस्थली कमेटी का सेटअप किया गया था, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर बी। आगे चलता हूं।
तो मैंने जैसे कि आप सभी लोगों को बताया, जैसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को सीधा यहाँ पर ये पूछना है कि स्टेटमेंट के बारे में क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ये ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आप लोगों का सही होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। कई बार स्टेटमेंट पता होते होते भी आप लोग गलत कर बैठते हैं। हेपेटाइटिस के बारे में पूछा गया है, हेपेटाइटिस सी। ये बोला गया मोस्ट कॉमन मोड ऑफ इन्फेक्शन है, जो कि यहाँ पर जो यहाँ पर अगर यहाँ पर एक तरीके से ब्लड के थ्रू यहाँ पर नुकसान पहुंच जाता है, यानी कि सबसे जो आम यहाँ पर ये इस तरीके का जो प्रॉब्लम होती है वो संपर्क में आता है जब ब्लड किसी के ब्लड के उस तरीके से या फिर किसी और चीजों के, तो तब यहाँ पर ब्लड के थ्रू यहाँ पर ये फैलता है। पीपल जिनको HIV संक्रमक है यानी कि इन्फेक्टेड है HIV से, उनमें ये ज्यादा चांसेस रहते हैं और ज्यादा फैलने के। तीसरी स्टेटमेंट है हेपेटाइटिस सी एक लीवर की डिजीज है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट टू या फिर 1 और 3 या फिर 1 2 और 3 या फिर डी यानी कि नन। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? सही नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये पूछा गया है। तो आंसर है यहाँ पर इसका डी यानी कि इनकरेक्ट। सबसे पहले तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ये एक लीवर की बीमारी है यानी कि डिजीज है लीवर की। तो यहाँ पर ऐसी कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर लीवर के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये सी बिल्कुल सही है। इसी के साथ में अगर बात करेंगे तो देखिए ब्लड से रिलेटेड यहाँ पर ये बीमारी है, बिल्कुल सही है। और इसी के साथ में अगर किसी को HIV की बीमारी है तो इसके बढ़ने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि इसके होने के चांसेस और भी ज्यादा हो जाते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये कैसी डिजीज है, बीमारी है, वायरल की या फिर बैक्टीरिया या फिर किसी और तरीके की। तो ये एक वायरल डिजीज है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। आंसर हो गया डी, बाकी सारे करेक्ट है यहाँ पर और इनकरेक्ट पूछा गया है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की जा रही है यहाँ पर दो इंडेक्स के बारे में। एक को बोला जा रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि इंडस्ट्रियल में जो प्रोडक्शन होती है उसका इंडेक्स। नॉर्मली ये आउटपुट के तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। दूसरा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग इंडेक्स, ये यहाँ पर PMI जिसको बोलते हैं, और ये नॉर्मली इनपुट के टाइप से यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। दोनों ही इंडेक्स के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनके बारे में सही है। बोथ की दोनों जो की पैरामीटर है यहाँ पर यानी कि IIP और PMI, ये दोनों प्राइवेट सेक्टर एनालिस्ट यूज करते हैं नॉर्मली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को सेक्टर को काउंट करने के लिए। और हाँ, पूछना है यहाँ पर यह कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो दोनों यूज करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी यूज करता है और प्राइवेट सेक्टर भी यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए। तो क्या स्टेटमेंट सही है? दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो दोनों इंडेक्सेस हैं यहाँ पर ये कंपोजिट हैं और रीजनेबल कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो इनफॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, बोथ सही है या फिर कोई सी भी सही नहीं है। तो ये आप लोगों को बताना है और करेक्ट आंसर पूछा गया है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दोनों इंडेक्स यहाँ पर यूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा भी, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी। और जब बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए, तो ये इनफॉर्मल सेक्टर के लिए नहीं, क्योंकि इनफॉर्मल के बारे में तो हम लोग तो वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है कहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी की जा रही है। यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं या फिर अनौपचारिक आप लोग इसको बोल सकते हैं हिंदी में अगर बोला जाए तो इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। तो आप लोग यहाँ पर कॉमन सेंस से भी इसको देखते हैं, इनफॉर्मल रही है, सारा फॉर्मल सेक्टर का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगी। तो आंसर हो गया इसका ए। आइए थोड़ा सा डिटेल में आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। PMI और यहाँ पर अगर बात करें IIP के बारे में, तो दोनों की अगर बात की जाए, ये प्राइवेट का सर्वे होता है और यहाँ पर ये नॉर्मली गवर्नमेंट का सर्वे आप लोगों को देखने को मिलता है। ये IIP जो होता है ये आउटपुट पर फोकस करता है और यहाँ पर ये एक्टिविटी जो परचेजिंग होती है खासकर उन इनपुट स्टेज पर ये फोकस देकर चलता है। और लेकिन यहाँ पर फॉर्मल जो सेक्टर है उस पर फोकस देकर चलते हैं दोनों। नॉर्मली जो लैक्यूना है यहाँ की जो कमी है वो भी यही बोली गई है कि इनफॉर्मल एक्टिविटी को मेजर ये नहीं करते हैं, ये यहाँ पर इसकी कमी है, ठीक है। तो अगर ये होता तो यहाँ पर ये एक कमी के तौर पर यहाँ पर पूछा जाता। तो आंसर कैसे हो गया इसका? आंसर हो गया यहाँ पर ए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली के बारे में। तो बोला जा रहा है कि ये वर्ल्ड में हाईएस्ट यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट के फील्ड में। अगर आप लोग बात करते हैं UNEA, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है इन्वायरमेंट के फील्ड में वर्ल्ड में। क्या ये स्टेटमेंट सही है? और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछी गई है। दूसरा बोला गया कि UN जो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली है ये क्रिएट की गई थी 2015 में पेरिस क्लाइमेट समिट के ड्यूरेशन में। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि जो इन्वायरमेंट असेंबली है यहाँ पर ये बायएनुअली यहाँ पर मिलती है और सेट करती है प्रायोरिटी कि वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल लॉ कैसे होने चाहिए, खासकर इसके बारे में ये एक आइडिया देती है। यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ कैसे होने चाहिए और पॉलिसीज कैसी बनानी है उसके बारे में एक खाका तैयार करती है। तो देखिए थर्ड तो स्टेटमेंट नॉर्मली आप लोगों को सही देखने को मिलेगी ही मिलेगी कि हाँ लॉ एंड पॉलिसी के बारे में बात करती है, इन्वायरमेंट असेंबली में मिलेंगे। तो नॉर्मली आप लोगों को बताइए स्टेट असेंबली में भी क्या मिलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है। तो हल्का सा आइडिया आप लोग उससे लगा सकते हैं।
यूनाइटेड नेशन की हाईएस्ट ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है। पर लेकिन यहाँ पर जो बोला गया है ये 2012 है ना कि 2015 है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो आंसर हो गया सी। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी हमारी कंट्री के लिए चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यहाँ पर दिया गया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, तो इसलिए भी आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया रखिएगा। 2012 में रियो 20 जो है उससे रिलेटेड आप लोगों को देखने को मिलेगा, तब इसका नाम यहाँ पर रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो बात की जा रही है ये है सिपा हिजला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पर लोकेटेड है? आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो नजर डाल लेते हैं यहाँ पर, तो आंसर है बी यानी कि त्रिपुरा में ये लोकेटेड है यहाँ पर। और ये एक तरीके से वुडलैंड विद आर्टिफिशियल लेक और नेचुरल, बोटनिकल और यहाँ पर जियोलॉजिकल गार्डन भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से लकड़ी के साथ में बनी हुई एक आर्टिफिशियल लेक भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और बोटनिकल और जियोलॉजिकल जो गार्डन है वो भी यहाँ पर नेचुरली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड यहाँ पर नॉर्मली पाए जाते हैं। इसी के साथ में ये यहाँ पर बर्ड्स वगैरह या फिर इसी तरीके के अदर बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये आप लोग आइडिया रखते हैं, ये है त्रिपुरा के अंदर। ओके, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर? आंसर हो गया बी। ओके, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गोल्ड रिजर्व के बारे में, यानी कि जो सोना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रिजर्व रहता है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर नोट परमिट आरबीआई टू ट्रेड इन द गोल्ड, यानी कि आरबीआई का जो एक्ट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को परमिट नहीं करता है ट्रेड करने के लिए गोल्ड में। पहली स्टेटमेंट ये बोली गई है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है कि यहाँ पर लास्ट टाइम जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हम लोगों ने गोल्ड लिया था वो लगभग 200 टन लिया था, ठीक है, और ये 2009 में हम लोगों ने लिया था। तीसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये है गोल्ड रिजर्व जो है यहाँ पर ये एक तरीके से बैक करता है जब हम लोगों को कोई नए नोट छापने होते हैं, या फिर इसके अलावा एसेट्स के तौर पर भी यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको अपने पास में रखता है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये आप लोगों को बताना है। आंसर है यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर ए हो गया 1 और 2, बी हो गया 2 और 3, सी हो गया ओनली 3 और डी हो गया 1, 2 एंड 3। और पूछा गया करेक्ट आंसर क्या है। आंसर थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर अभी जो देखने को मिला ये लगभग 9 साल बाद 8 टन जो गोल्ड है यहाँ पर ये बैंकिंग रेगुलेशन में जो आप लोगों को देखने को मिला, तो 9 साल के बाद में यहाँ पर ये अभी लाया गया। लास्ट टाइम जो यहाँ पर जो गोल्ड लिया गया था 200 टन गोल्ड लिया गया था यहाँ पर किससे? आईएमएफ से 2009 में। तो अभी एक्टिविटी देखने को मिली अब 9 साल बाद यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। नॉर्मली देखने को मिलता है 566 टन गोल्ड रिजर्व है, जिसमें से 292 जो टन है वो नोट छापने के लिए हम लोगों को यहाँ पर नोट छापने हैं अगर, तो उसके इक्वल यहाँ पर हम लोग को सोना रखना पड़ता है। और इसी के साथ में 274 टन जो है यहाँ पर ये एसिड्स के तौर पर है। पहले 265 था, 9 टन यहाँ पर और आ गया, अब 274 यहाँ पर ये हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक तरीके से ये इसमें जो आरबीआई है ये ट्रेड कर सकता है, यानी कि आरबीआई को जो बोला गया है यहाँ पर ये एक्ट जो है यहाँ पर ये परमिट करता है, पर लेकिन रेगुलरली यहाँ पर ये ट्रेड नहीं करता है, यानी कि कभी कभी देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से अगर बोला जाए कि बिल्कुल ही नहीं करता है, ठीक है, कि एक्ट अलाउ नहीं करता है, तो ये गलत बात यहाँ पर होगी। एक्ट अलाउ करता है, आरबीआई नहीं करता है फ्रीक्वेंटली, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी। और रिसेंटली अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि फिर से रिसेंटली अभी यहाँ पर आरबीआई के द्वारा गोल्ड लाया गया है। तो स्टेटमेंट कौन सी सही होगी? यहाँ पर स्टेटमेंट होगी 2 और 3 और करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में 1986। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो स्टेटमेंट है पूछा गया है कौन सी यहाँ पर करेक्ट है। पहला बोला गया है कि ये प्रोविजन करता है उपभोक्ताओं के लिए, यानी कि कंज्यूमर के लिए, ताकि परिषद यानी कि उसके लिए यहाँ पर कंज्यूमर काउंसिल और जो अथॉरिटी वगैरह होती है अन्य प्राधिकरण उनको स्टेब्लिश किया जाए। अगर कोई भी लड़ाई होती है, यानी कि आप लोगों ने मार्केट से मान लीजिए कोई सामान मंगाया, आप लोगों ने अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या फिर कोई सी दूसरी जो यहाँ पर साइट है उससे कोई सामान मंगाया और वो सामान की जगह वहां पर वो खाली आ गया, वो क्या फिर टूटा फूटा आ गया और फिर लेने से मना कर दिया, तो उस तरीके अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो सेटलमेंट इनके द्वारा किया जाएगा। इसी के द्वारा यहाँ पर जो मार्केट में प्रतिस्पर्धा होती है उसमें भी यहाँ पर एक तरीके कंपटीशन प्रोवाइड कराता है, और जहां पर प्रतिस्पर्धा होगी वहां पर मटेरियल की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और इसी के साथ में जो प्राइस होगा वो रीजनेबल होगा। तो ये भी यही प्रोवाइड यहाँ पर कराता है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, जो कि सपोर्ट करता है 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। इसी के साथ में कंज्यूमर को एजुकेट भी करता है, यानी कि इसके बारे में कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है, ताकि इन सब सिचुएशन के बारे में कंज्यूमर भी समझ सके कि हाँ ऐसी भी कुछ सिचुएशन
होती है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी चीजों को शेयर कर दिया कीजिए, अगर लगता है फायदा पहुंचा रही है तो दूसरे बच्चों को भी ये फायदा पहुंचाएगी। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोग कनेक्टेड भी रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, और शाम तक आप लोग का जोश जो है ना वो बिल्कुल हाई होना चाहिए। तो हाउ इज द जोश, कमेंट में लिखो, हाई है कि लो, ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।